पता है, यहाँ से बहुत दूर, गलत और सही के पार एक मैदान है। मैं वहां मिलूंगा तुझे। जो ऐसी बातें करते हैं ना, वो मॉरली सारी गलत चीजें करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बकचोदी पेलते हैं। रॉकस्टार एक बहुत ही मिड मूवी थी और अपेरेंटली लोग ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जिसके लिए इसको इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम, कल्ट क्लासिक, मिसअंडरस्टूड मास्टरपीस। अबे तेरा तो टेस्ट ही खराब है गवार साले, तू जाके एनिमल देख, चल हमें मत बता, निकल, बोलकर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है वो सही बोल रहे हो, लेकिन ये मूवी मैंने अभी तक 4 बार देखी है और अपने लाइफ के अलग अलग टाइम पीरियड पर देखी है। और 4 बार मूवी देखने के बाद मेरा ओपिनियन आज भी यही है कि बहुत मिड मूवी थी। चाहे इस मूवी के गाने कितने भी अच्छे हो, इसकी डायरेक्शन टॉप नॉच हो, रणवीर कपूर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस हो, मुझे पसंद नहीं आई मूवी। एब्सोल्यूट गार्बेज। देखो, ऐसा नहीं है कि ये मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसके बहुत ज्यादा फैंस है तो मैं इस मूवी से हेट करता हूँ। मूवी मुझे नहीं पसंद है जिसके पीछे कुछ वैलिड रीजंस है, और अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो जॉर्डन एज अ कैरेक्टर से मैं रिलेट नहीं करता हूं, और ओवरऑल ये मूवी मुझे कुछ फील नहीं करवाती है। मतलब ऐसा लगता है कि एक बहुत बढ़िया सी प्लेलिस्ट चल रही है जिसके बीच में रैंडम एस मोन्टाजेस है और कुछ घटिया डायलॉग्स है। और अभी इनके आने से पहले ना जल्दी से किस कर लेते हैं। इस फिल्म की कहानी पूरी मूवी की स्टोरी ये है कि कैसे हमारा रॉकस्टार एक बीमार शादीशुदा लड़की के प्यार नहीं, मतलब प्यार तो नहीं हुआ था उसको, और प्यार नहीं करता मैं तुझे, ठीक है। बीमार शादीशुदा लड़की के पीछे पागल हो गया है और फिर उसके साथ वो अफेयर करता है। फिर ये लोग गुलू गुलू करते हैं और एंड में पुल आउट गेम खराब होने के कारण लड़की का गेम ओवर हो जाता है। बस यही स्टोरी है कहानी। और इसलिए मुझे इस मूवी का क्रेज आज तक समझ नहीं आया। मतलब इतना राइड क्यों करते लोग इसको, स्पेशली इंस्टाग्राम पर। लाइक इट्स अ टेम्पलेट एट दिस पॉइंट कि इंस्टाग्राम पर किसी भी मीडियोकर चीज को हाइप करके मेन स्ट्रीम किया जा सकता है, और क्रिएटर्स और एडिटर्स बिल्कुल टाइम नहीं लेते आज से किसी 15 साल पुराने मीडिया को अहेड ऑफ इट्स टाइम या कल्ट क्लासिक बोलने में। मेरा टेस्ट तो सुपीरियर है, आप लोग ये देखते रहो धुरंधर वुरंधर, मैं तो देखता हूँ रॉकस्टार। तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पर ऐसे क्रिएटर जरूर देखे होंगे जो किसी भी रैंडम एस बॉलीवुड मूवी को प्रेस करते हुए रील डाल देते हैं कि भाई बॉलीवुड 15 साल पहले क्या मस्त ब्रेन रॉट मूवी बनाता था, लोगों को उस टाइम पे समझ नहीं आया। लोग ही क्या है भाई अपने देश के, इनको ना अच्छा कंटेंट समझ नहीं आता है। ये बछड़ी का खुद 2 साल पहले पैदा हुआ था उस मूवी के रिलीज के, और कमेंट सेक्शन में अलग भरे रहते हैं। फाइनली समवन सेड इट, सो ट्रू, लेट इट बी अंडररेटेड ब्रो। फाइनली फेलो डैश 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 लवर। और ऐसा भी नहीं है कि ये क्रिएटर्स हर बार बकवास ही बोल रहे हैं अपने वीडियो में, बस पॉइंट ये है कि जो हमारी प्रीवियस जनरेशन थी उनको मतलब फिल्म मेकिंग और मीडिया के पीछे का इंटेंट इतना अच्छा से समझ नहीं आता था जितना अभी के जनरेशन को समझ आता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम कर चुके हैं बिहाइंड द सीन। तो ऑब्वियसली अब हम लोगों को ये सारी चीजें समझ आने लगी है, और हमारी जनरेशन को किसी भी मीडिया के पीछे की रीजनिंग बेटर समझ आती है एज कंपेयर टू एनी प्रीवियस जनरेशन, क्योंकि दे नेवर गिव अ फ्लाइंग फक अबाउट द प्रोसेस। भाई उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो बस मूवी देख के एंजॉय करने आती है। बस शांत हो जा भाई, गांड में मत घुस। मतलब कोई ऐसी लाइफ चेंजिंग मूवी नहीं बना रहा है कि मतलब आपने अगर नहीं देखा है तो आप अछूत हो जाओगे। एक तो पता नहीं ये टर्म किसने बना दिया, सिनेफाइल। हर अनएम्प्लॉयड अनस्किल्ड आदमी खुद को सिनेफाइल ही बोलता है। हॉबीज क्या है तेरी? मुझे ना मूवीज देखना बहुत पसंद है, मैं पीडोफाइल हूं, मुझे पेड़ बहुत पसंद है। क्रिएटर्स के बाद ये एडिटर्स आते हैं जिनकी स्किल इतनी होती नहीं है कि कोई उनको हायर करे, और खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो एक कंटेंट क्रिएटर बन जाए। तो फिर ये रैंडम एस चीजों के एडिट बनाने लगते हैं। कभी केले का एडिट बना देंगे, कभी किसी कुर्सी का एडिट बना देंगे, जिससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तुम करो भाई, बनाओ रैंडम एस चीजों के एडिट, मेरे कच्चे का एडिट बना दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये किसी से मूवी के बेस्ट सीन को क्लिप करके डाल देंगे और एक्ट ऐसे करेंगे कि बहुत ही अंडरडॉग मूवी है। और ऐसे ही मेरे फीड पे एक दिन रॉकस्टार के एडिट्स आने लग गए, जहां पे लोग कमेंट सेक्शन में वही बकचोदी, इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम, इम्तियाज अली ने क्या डायरेक्ट किया है मूवी को, आदित्य धर पीक डिटेलिंग। और इंटरनेट पे ये सब देख के ना मैं सेल्फ डाउट में आ जाता हूँ कि मतलब मैं ही चूतिया हूँ जिसे ये मूवी पसंद नहीं आ रही है, या फिर ये मूवी ही चूतिया है। तो मैंने पूरी मूवी फिर से पूरे अटेंशन के साथ देखी और मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मूवी ही चूतिया है। और मैं अपनी इस फीलिंग को वैलिडेट कर सकूं उसके लिए मैं गया IMDb पे, जहां पे मुझे रेटिंग्स में या तो डिसाइड ही करते हुए लोग दिखे या तो मूवी को बैश करते हुए दिखे। मतलब जैसा रिव्यू मैं सोच रहा था वैसा किसी ने 1 स्टार रेटिंग दे के लिखा है। तो 10 स्टार जो दे रहे लोग, उनसे तो मैं बिल्कुल रिलेट नहीं करता हूँ, एंड आई होप ये वीडियो उन लोगों को ऑफेंड करे। लेकिन मैं इस मूवी की बात कर क्यों रहा हूँ?
कॉन्टेक्स्ट, साल है 2011 जब मूवी रिलीज होने वाली है और मूवी के सारे गाने ऑलरेडी सुपरहिट हो चुके हैं। 9XM पर दिन में 3 से 4 बार पूरी मूवी की प्लेलिस्ट बजाई जा रही है। वाइब बहुत बढ़िया है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, कहीं पे वॉर नहीं हो रही है, किसी भी तरीके का इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं आ रहा है, लोगों का अटेंशन स्पैन तक नहीं चुका है। और स्कूल एंड कॉलेजेस में बच्चे सट ढाक के नारे लगा रहे फॉर सम रीजन एंड पूरे शहर, गली मोहल्ले, नुक्कड़, हर जगह, हर मोड़ पर हमें रॉकस्टार के पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के। मूवी की हाइप बहुत ज्यादा क्रेजी हो चुकी है और रणबीर कपूर लिटरली किसी रॉकस्टार से कम फील नहीं हो रहा है। और मूवी रिलीज होती है 11 नवंबर 2011 को, जो कि मुझे अच्छे से याद है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। और 2 दिन बाद 13 नवंबर को मैंने ये मूवी हॉल प्रिंट में पायरेटेड वर्जन में देखी और एज एक्सपेक्टेड 11 साल के ओमी को कुछ भी समझ नहीं आया एक्सेप्ट कि मूवी में बहुत चुम्मा चाटी है, जो कि मुझे अभी भी लगता है कि ओरिजिनल प्रिंट में कुछ ज्यादा ही चुम्मा चाटी थी और अभी यूट्यूब वाले में पता नहीं क्यों कम लग रही है। आई गेस कुछ ज्यादा पॉन देख लिया मैंने, नेवर माइंड। और फिर सडनली 6 साल बाद जब मैं रॉकस्टार के गानों पे वाइब कर रहा था, मैंने बोला यार मैंने ये मूवी तो देखी है बट मुझे कुछ याद नहीं है। तो ये इनफ है बताने के लिए कि मूवी के बारे में मैं यही फील करता हूँ कि इसको मेरे मेमोरी में भी नहीं रहना चाहिए। तीसरी बार रॉकस्टार मैंने पेंडेमिक के टाइम पर देखा, जब सब मूवीज ही देख रहे थे और मेरे पास भी कुछ करने को था नहीं, तो मैं भी मूवीज ही देख रहा था। अगेन आई डिडंट लाइक इट। और अब 2026 में जब इस मूवी को अहेड ऑफ इट्स टाइम माना जाता है, मतलब इम्तियाज अली ने क्या मूवी बनाई थी, लोग रेडी नहीं थे इंडिया के उस टाइम पे। अगेन आई डिडंट लाइक इट। तो मैंने डिसाइड किया मैं करूंगा इस मूवी पे हेट, ठीक है, लेकिन मेरे पास वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए मेजॉरिटी से डिसएग्री करते हुए इस मूवी को हेट करने के लिए। तो मैंने ये मूवी दोबारा देखी। सो हेज माय ऑनेस्ट ओपिनियन, रिव्यू, एक्सप्लेनेशन, रीटेलिंग ऑफ रॉकस्टार। तो जितने भी लोगों ने मूवी नहीं देखी है, देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख देना। लेट्स गो गाइस। यार मजाक बंद करो यार। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, सबसे पहले अपना रॉकस्टार रणबीर कपूर, जनार्दन झांकर उर्फ जेजे एके जॉर्डन। हीर जॉर्डन की लव इंटरेस्ट, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, जो भी तुम बोलना चाहो, जिसको प्ले किया नरगिस फाकरे ने। फिर है हमारे खटाना अंकल, अब कटाना प्रोनाउंस होता है या खटाना प्रोनाउंस होता है मुझे नहीं पता। ये एक कैंटीन चलाते हैं जॉर्डन के कॉलेज में और आगे चल के जॉर्डन के मैनेजर बनते हैं। जय, हीर का पति, जो कि इंपॉर्टेंट से ज्यादा मूवी में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी मूवी में कक बना रहेगा। वेलकम जय। हाँ, बहुत सुना है आपके बारे में। शम्मी कपूर एज उस्ताद जमील खान, जो कि मूवी में स्टीफन हॉकिंस बने हुए विद शहनाई। ये ढींगरा, जो कि एक म्यूजिक लेबल ओन करता है प्लैटिनम म्यूजिक के नाम का, और एक फीमेल रिपोर्टर भी है जिसका कुछ खास रोल है नहीं। और मूवी स्टार्ट होती है इस कोट से, जो कि मैंने वीडियो के इंट्रो में प्ले किया है। पता है, यहाँ से बहुत दूर, गलत और सही के पार। मूवी शुरू होती है और हमें ऐसा लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही है। मतलब जिस तरह से इसको शूट किया गया है, इट फील्स रियल कि मतलब जॉर्डन एक्चुअली लिव्ड। जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, जिस तरह के पोस्टर्स है और जिस तरह से मतलब सीपी में लौंडे जॉर्डन का कॉस्प्ले करके भिखारी वाले कॉस्ट्यूम में गाने बजाते हैं, वैसे ही मतलब मूवी में भी गाने बजाते हुए लौंडे दिख जाते हैं, मतलब कॉस्प्ले करते हुए। मूवी शुरू होती है और गाने भी शुरू हो जाते हैं। जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे। हाउ आई फील भाई आफ्टर मेकिंग एवरी वीडियो। फिर हमें जॉर्डन के कुछ मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट में जंपिंग जपांग करते हुए। तो उससे मैं तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट स्टोरी सुनो। जनार्दन जॉर्डन जेजे हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसको बचपन से म्यूजिक का बहुत शौक है, लेकिन वो एक जॉइंट फैमिली में रहता है और सिंस वो घर का सबसे छोटा लड़का है तो नो वन गिव्स अ शिट अबाउट व्हाट ही वांट्स टू डू इन लाइफ। मतलब यहाँ तक काइंडा रिलेटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और जॉर्डन को उसका बाजा तंबूरा कंटिन्यू करने के लिए घर के छत पर एक 4x4 का कमरा एलोकेटेड है, जो बकचोदी करनी है वहीं पे कर। वो बहुत सारे ऑडिशंस देता है, कॉलेज में परफॉर्म भी करता है, लेकिन कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। तो एक कैंटीन वाले खटाना साहब जेजे को बोलते हैं कि जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट बनते हैं ना, उनकी जिंदगी में एक चीज कॉमन होती है, दुख, दर्द, पीड़ा, दुख, दर्द, आंसू। लेकिन अपने जेजे की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। ना रोटी के लिए तरसा, माँ बाप भी जिंदा है, ना अडॉप्टेड है, ना ही बचपन में पिटा, ना मोलेस्ट हुआ, ना ही कोई जानलेवा बीमारी है, ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना माँ बाप भाई ने मिलकर मेंटली इतना टॉर्चर किया कि 180 की स्पीड में उसको गाड़ी ठोकनी पड़े। तो खटाना साहब उसको बोलते हैं, टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है। भाई से एक लाइन ने इतने लोगों को डिल्यूजन में रखा है ना, ये बहन खुद को जॉर्डन समझता है। मैं जॉर्डन हूँ तो अब जेजे भाई को प्यार करना है और दिल तोड़वाना है, और एंट्री होती है दिल तोड़ने वाले मशीन की, जिसकी एक्टिंग देखकर मन करता है कि स्क्रीन तोड़ दूं। जिसको देखकर जेजे डिसाइड करता है कि ये लड़की मेरा दिल तोड़ेगी। तुम लोग सब्सक्राइब बटन तोड़ दो यार। तो जेजे अगले दिन इस दिल तोड़ देने वाले मशीन
मतलब हीर को प्रपोज करता है रिजेक्ट होने के लिए, क्योंकि भाई दिल टूटेगा तभी तो निकलेगा संगीत। तो जे भाई रिजेक्ट हो जाते हैं और वैसे ही लौंडे की तरह एक्ट करने लगते हैं जो पहली बार फिश पी के नशे में होने की एक्टिंग करता है। और अपने खटाना साहब को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ बकचोदी कर रहा है, इसका कोई दिल विल नहीं टूटा है। दिल टूटा होता तो यहाँ बैठ के समोसे खा रहा होता। लेकिन दिल तोड़वाना तो जरूरी है, तो टिपिकल बॉलीवुड हीरो जो करता है लड़की के नहीं मानने पर, जे भी वही करता है, हरासमेंट, जिसका लॉजिक ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, उसके बाद भी वो मतलब लगता है सच्चा प्यार हुआ नहीं तुझे। ओके, फाइनली हीर जे को कन्फ्रंट करती है कि क्या चाहिए तुझे, मतलब क्यों परेशान कर रहा है मुझे। और इतनी बुरी एक्टिंग है नरगिस की भाई, इतनी बुरी एक्टिंग है यहाँ पे। मैंने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है कि कोई एक्ट्रेस कितनी बुरी एक्टिंग कर सकती है, जो कि है सोनम कपूर का रांझड़ा में वो कुंदन को बोलने वाला सीन कि कोई कितना गवार हो सकता है, कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। नरगिस इस बेंचमार्क को इजीली सरपास कर जाती है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होता है। बताओ मुझे जानना है कि कैसा है। भाई किसी ने सच बोला है, सुंदर लड़कियां तब तक ही सुंदर लगती है जब तक वो मुंह नहीं खोलती है। मैंने बोला है ये वैसे। एनीवेज, हीर के कन्फ्रंट करने पे मतलब जे की फट जाती है कि मतलब ओ फक, अब क्या बोलूं, मेरे को तो रिजेक्ट ही होना था, मतलब प्यार व्यार तो सही में कुछ है नहीं, मतलब हॉट वॉट लगती नहीं है, मैंने तो ऐसी मतलब दिल तोड़वाने के लिए बोल दिया था, अब क्या करना है। जे सॉरी बोल के वहां से निकल जाता है, क्योंकि ऑनेस्टली मतलब क्या ही बोलेगा। और अब जे को हीर जहां भी दिखती है कॉलेज में, वो ऑकवर्ड हो जाता है और मतलब अवॉइड करने लगता है उसको, कि इग्नोर कर देते हैं, मतलब इज्जत फालूदा तो ऑलरेडी हो रखा है, इसके सामने नहीं जाऊंगा तो बेटर रहेगा। हीर ये नोटिस कर लेती है कि इसकी फट चुकी है मेरे से, तो वो खुद जाती है एक दिन चल के और इसको बोलती है कि देखो, मैं मेरे सामने इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स फाइन, मतलब मैं अब गुस्सा नहीं हूं तुमसे। तब हमारे जे भाई के सांस में सांस आती है और वो हीर को थैंक यू सॉरी बोलता है और बोलता है मैं तेरे से प्यार व्यार कुछ नहीं करता था, मतलब कॉलेज वालों को मतलब तू लगती होगी बहुत हॉट और कूल, मेरे को इतना कुछ नहीं लगती है, मैं तो बस ऐसे ही पागलपन कर रहा था। और हीर का फीमेल ईगो हर्ट हो जाता है मतलब इस मूवमेंट पे, कि मतलब साले इतने दिन से चोरी कर रहा है और अब बोल रहा है कि प्यार व्यार नहीं है, तो पीछे क्यों पड़ा था। और जो चीज मुझे एक्चुअली में पसंद आई है कि जे उसको कभी नहीं बताता है कि मतलब वो उसके पीछे क्यों पड़ा था। वो बोलता है कि मैं नहीं बता सकता, बहुत पागलपन है, और उसके बाद उनकी बात किसी और डायरेक्शन में चली जाती है। हीर बोलती है पागलपन तो सब करते हैं, और उसके बाद हमें मिलता अपना एक मीम मटेरियल। जे भाई रिप्लाई देते हुए बोलते तेरे लिए होता होगा पागलपन की कॉलेज बंक करके गोलगप्पे खा लिए, और उसके बाद सोचती होगी ओ माय गॉड आज तो बहुत क्रेजी कर दिया मैंने, ओ माय गॉड आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। तो हीर उसको बताती है कि मैं ये छोटे मोटे पागलपन नहीं करती हूँ, मैं जा रही हूँ एक बी ग्रेड मूवी देखने, वो भी अकेले, जंगली जवानी। और जे भाई बहुत चक्के रह जाते हैं हमारे ये सुन के कि मतलब एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की ऐसी मूवी अकेले थिएटर में देखने कैसे जा सकती है। हीर जे को भी ऑफर देती है मूवी देखने चलने के लिए, और ये दोनों छुपते छुपाते मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखकर थिएटर से निकलने के बाद जो ये बात करते हैं, लाइट ऑन हो जाती तो हो जाता तेरे वहां पे। जंगली जवानी पार्ट 2। भाई मूवी के पोस्टर्स जल जाते हैं अगर 2026 में रिलीज हुई होती तो। डेफिनेटली अहेड ऑफ इट्स टाइम। एनीवे, 2 महीने बाद हीर की शादी होने वाली है, जो कि हमें मूवी में पहले ही बता दिया जाता है, और ये बात पूरे कॉलेज को पता होती है कि हाँ हीर की शादी होने वाली है। हीर का प्लान है कि शादी से पहले वो सारी गलीज हरकतें, नीच घटिया चीजें कर सके, जिसमें जे भाई हमारे उसके कंधे बन जाते हैं और रैपिडो वाले भैया। तो ये दोनों मिलकर एक टू डू लिस्ट बनाते हैं और दुनिया भर की बकचोदी करते हैं, और फिर एक गाना स्टार्ट हो जाता है कतिया करूं, जिसको जब मैं 11 साल का था तो टटिया करूं करके फनी समझता था। इवन जे अपने घर में बिना बताए हीर की शादी को अटेंड करने के लिए कश्मीर चला जाता है। वो वहां पे हीर की शादी में हेल्प करता है, उसकी टू डू लिस्ट कंप्लीट करवाता है, और एट दिस पॉइंट वो पूरी तरीके से भूल चुका है कि उसको अपना दिल टुटवाना है, उसको आर्टिस्ट बनना है, ना मेरे को करनी है बकचोदी। और जे को जॉर्डन नाम भी हीर से ही मिलता है जब वो अपने फ्रेंड से उसको इंट्रोड्यूस करवा रही होती है, क्योंकि जनार्दन झाकर कितना झाटू नाम है, मतलब ऐसे तुम फ्रेंड को अपने इंट्रोड्यूस करवाओगे अपने किसी और फ्रेंड से? नहीं, मैं तो नहीं करवाऊंगा। जॉर्डन बेटर, कॉल इट जॉर्डन मोनिशा, जनार्दन इज सो मिडिल क्लास। और अब पूरे वीडियो में मैं भी जे को एज अ जॉर्डन ही रेफर करूंगा। शादी के दिन इन दोनों के बीच में एक छोटी सी कॉन्वो होती है, जहां पर हमें सटली दिखाया जाता है कि हीर काइंडा लव्स हिम, लेकिन अब शादी करके वो जाने वाली है तो मतलब कोई पॉइंट नहीं है। एंड वुड यू मैरी अ गाय नेम्ड जनार्दन झाकड़? मैं तो नहीं करूंगा। बट हीर जे को एक प्रॉमिस, सॉरी जॉर्डन को एक प्रॉमिस करने बोलती है कि तुम मेरे से मिलने यूरोप प्राग आओगे और वहां पे भी हम लोग गंद मचाएंगे। तो जे भाई ने बोला ओके ठीक है डन, और हीर की शादी होके वो प्राग निकल जाती है और जॉर्डन भाई हमारे फिर से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पे एक और गाना फिर से उड़ चला गाना शुरू होता है। फिर हमें कुछ मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट जंपिंग जपाक होता है थोड़ा, और हमारे रिपोर्टर दीदी की एंट्री होती है यहाँ पे।
तो ये रिपोर्टर दीदी जॉर्डन के लाइफ पर कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप सी बना रही है, लेकिन जॉर्डन के बारे में कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको मिल नहीं रही है। एंड समहाउ वो कटाना साहब के कांटेक्ट में आती है, जहां पर कटाना साहब उसको बताते हैं कि शादी से आने के बाद जॉर्डन के साथ क्या हुआ। शादी से घर आने के बाद जॉर्डन की कुटाई होती है। उसके घर वाले पूछते हैं कि साले कहाँ गया था, कश्मीर, किसके लिए, कौन हीर, हाँ कौन हीर, कौन लड़के, क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ। और यहाँ पे हमें जॉर्डन के मुंह से कोई भी ढंग का आंसर सुनने को नहीं मिलता है कि मतलब दोस्त की शादी में चला गया था। भाई चला भी गया था तो बिना बताए जाने की क्या जरूरत थी, मुझे नहीं समझ आता है। और यहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है कि राइटर ने मूवी के प्लॉट के लिए लॉजिक को सैक्रिफाइस कर दिया है। जॉर्डन की फैमिली उसका ये बाजा तंबूरा बंद करवा देती है और उसको बोलती है चल अब फैमिली बिजनेस में लग जा, और वो लग भी जाता है, मतलब जो कि ठीक है, समझ आता है कि हो सकता है, पॉसिबल। अब फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने मूवी देखी है कि नहीं देखी है, लेकिन तुमने जॉर्डन को घर से निकालने वाला ये सीन जरूर देखा होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन है पूरी मूवी का। लेकिन उसको घर से निकालने के पीछे का जो रीजन था वो मुझे नहीं पता कितनों को याद है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। सो बेसिकली ऑफिस के दराज से 5 लाख रुपए गायब हो जाते हैं, और सिंस जॉर्डन घर का सबसे निकम्मा लड़का है तो सारा ब्लेम उस पर डाल दिया जाता है। वो बोलता है कि मैंने नहीं किया, माफी वाफी मांगता है, और हीट अप आर्ग्यूमेंट हो जाता है और इसको घर से बेदखल कर दिया जाता है। ये हुआ था। इतने इंपॉर्टेंट सीन के रीजन को 1 मिनट तक नहीं दिया गया है, और मेरे नजर में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके आर्टिस्ट बनने का, दिल नहीं गांड टूटना। लेकिन तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर तुम लोगों को तुम्हारे घर वाले निकाल देते हैं किसी भी रीजन से, तो तुम सबसे पहले कहां जाओगे? दोस्त के घर, किसी रिलेटिव के घर? हमारे जे भाई कहां जाते? दरगाह, जहां पे वो ऑलमोस्ट 2 महीने रहता है और वहां कुछ करने को होता नहीं है तो वो गाना बजाना करने लगता है, जहां उसे शहनाई बजाने वाले स्टीफन हॉकिंस नोटिस कर लेते हैं, मतलब अपने उस्ताद जमील खान जो कि शम्मी कपूर ने प्ले किया है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई वो जो कश्मीर में जब उन्होंने चांद सा रोशन चेहरा पे वो जो कॉस्प्ले किया था ना, वो शम्मी कपूर थ्रोबैक था। आदित्य धर पीक डिटेलिंग, ये सब बकचोदी मत करना। 25 साल का कंटेंट क्रिएटर हूं, इतना मुझे भी समझ आता है। एनीवेज, जॉर्डन 3 बार दरगाह से घर वापस जाता है और तीनों बार उसकी फैमिली उसको रिजेक्ट कर देती है, जो कि मेरे लिए बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है यार, एनीथिंग फॉर द प्लॉट। दरगाह में इतना टाइम स्पेंड करने के बाद जॉर्डन का न्यूरॉन एक्टिवेशन होता है और उसको अचानक से याद आता है, अरे फक, मैं तो खटाना अंकल के घर भी जा सकता था। तो वो उनके घर चले जाता है, उन्हीं के साथ रहने लगता है और माता के जगराता में कीर्तन वगैरह गाने लगता है, और समहाउ उसकी वीडियोस यूट्यूब पे वायरल हो जाती है। मेरी वीडियो भी वायरल कर दो, लाइक दिस वीडियो। तो जे को अब एक म्यूजिक लेबल से ऑफर आता है एक गाना करने के लिए, और अगेन यहाँ पे एक गाना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गाना प्रोड्यूसर्स को पसंद नहीं आता और उसको भगा देते हैं कि मतलब इसके बस की ना है। लेकिन सरप्राइजिंगली वहां पे उस्ताद जमील खान भी आए हुए थे, मतलब वो स्टीफन हॉकिंस अपने व्हीलचेयर वाले, जिन्होंने बोला लेबल के ओनर को कि ये जो आदमी है ना, ये लंबा खिलाड़ी है, ठीक है, आपके ये छोटे पिंजड़े में नहीं आएगा, इस पे पैसा लगा दो, बहुत कमाओगे। सट्टेबाजी। हमने कह दिया ना ढींगरा साहब, इस पर लगा दीजिए, बहुत कमाएंगे। तो ढींगरा जो कि लेबल का ओनर है, वो जॉर्डन को साइन कर लेता है, और उसके बाद ये लोग कुछ सॉन्ग करते हैं जो कि हिट हो जाते हैं। जॉर्डन पॉपुलर हो गया, और फॉर सम रीजन जॉर्डन लेबल के ओनर से मिलने गया हुआ होता है, जहां पर वो ओनर नंगे होके खुद की मालिश करवा रहा होता है और ज्ञान चोद रहा होता है जॉर्डन को। इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज, इमेज पे तेरी माँ। जॉर्डन वो देखकर हंस देता है और लेबल का ओनर गुस्सा हो जाता है। यही होता है। और अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर खटाना अंकल ने जॉर्डन को उस रिपोर्टर से मतलब मिला दिया। रिपोर्टर को फाइनली इंटरव्यू करने का मौका मिलता है, जहां पर वो रिपोर्टर ही बताती है कि अरे ढींगरा साहब ना 5 इंडियन आर्टिस्ट को प्राग लेके जा रहे हैं। तो अपने जॉर्डन भाई वो इंटरव्यू को छोड़ते हैं वहां पे और चले जाते हैं ढींगरा साहब के पास, और उसको बोलते हैं देखो भाई, मैं कुछ भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुंह में लेने बोलोगे मैं मुंह में ले लूंगा, मेरे को प्राग ले चलो। तो ढींगरा उससे दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और उसको प्राग ले जाता है। और यहाँ प्राग में हमें पता चलता है कि हीर की तबीयत बहुत खराब है, मतलब कुछ तो हुआ उसको, लेकिन गंद मचानी बहुत जरूरी है। तो ये दोनों मिलकर प्राग में भी टू डू लिस्ट बनाते हैं और गंद मचाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर प्ले होता है रॉकस्टार का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग, हवा हवा। मतलब पीक बॉलीवुड म्यूजिक है ये मेरे लिए, नथिंग कैन टॉप दिस। पीक कॉम्पोजिशन, पीक स्टोरी टेलिंग, पीक वाइब, मजे आ जाते हैं। तो दो किसके आती एक दिन में जूते बाहर, भाई कुछ तो नशे करके बनाते थे पहले ये लोग गाने। लेकिन मेरे लिए क्रेजी बात ये है कि जॉर्डन के घर वालों ने उसको इसलिए मारा था क्योंकि वो एक शादी में बिना बताए चला गया था। लेकिन यहाँ पर हीर के ससुराल वालों को फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनकी एक बीमार बहू रात में कहाँ गायब है।
सॉन्ग खत्म होता है, ये लोग दोनों डाउन बैड हो रहे होते हैं, मतलब किस करना चाहते हैं एक दूसरे को, और उस पे एक लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन करते हैं और फिर चुम्मा चाटी करते हुए बोलते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए। मतलब टिपिकल सिचुएशनशिप थिंग। तुम समझते क्या हो? हाँ, ख्याल भी कैसे आया कि मेरे साथ ये कर सकते हो तुम? आधी मूवी खत्म होने के बाद फाइनली हमें हीर के हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहां पर हमें इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। मतलब अगर अच्छा है तो ऑडियंस के दिमाग में लॉयल्टी और मोरालिटी का क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो हम कैसे अपनी इस चूतिया सी लव स्टोरी के नाम पे वटपैट फैंटेसी सेल करेंगे, बताओ। टू बी ऑनेस्ट, पूरी मूवी में प्यार जैसा कुछ भी नहीं दिखता है और ये दोनों एक दूसरे को कन्फेस भी नहीं करते हैं। पार्डन माय लैंग्वेज, बट दोनों पक्के छिनार है। बैक टू स्टोरी, हीर अपने ससुराल वालों से जॉर्डन को मतलब इंट्रोड्यूस करवाती है और उसके ससुराल वाले भी बहुत नाइसली बिहेव करते हैं। सिंस हीर की तबीयत खराब है और जॉर्डन उसका अच्छा फ्रेंड है, तो जय भाई बोलते हैं कि एक काम कर लो, तुम जॉर्डन के इवेंट में थोड़ी हेल्प कर लो, मतलब कुछ काम वाम तो कर नहीं रही हो, तुम्हें बेटर फील होगा। भाई ये कक यार, बहुत एंजॉय करोगे तुम। फिर एक और गाना स्टार्ट हो जाता है और पूरे गाने में ये लोग हग वग, चुम्मा चाटी, एजिंग और भी बहुत कुछ करते होंगे, गंदी चीजें, मुझे नहीं पता, मतलब अज्यूम कर रहा हूं मैं। और फॉर सम रीजन जॉर्डन हीर को स्टॉक भी कर रहा है उसके घर के बाहर, मतलब पता नहीं क्या ही क्रीप जैसी हरकतें कर रहा है। ध्रुव राठी इसके ऊपर बैठे 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बना देगा। दिस इज वर्स देन एनिमल। गाना एंड होता है, ये लोग एक जबरदस्त किस करते हैं। हीर को पता है कि ये सब गलत है, फिर भी वो करती है क्योंकि जॉर्डन के साथ सोने के लिए लड़कियां मरती है। जॉर्डन का इवेंट खत्म हो जाता है, फिर भी वो हीर के साथ चुम्मा चाटी करना चाहता है, तो वो फोर्स करता है उसको। हीर इस बार रेजिस्ट करती है कि नहीं करना है और मतलब गुस्सा होकर उससे जबरदस्ती फाइट करने की कोशिश करती है, जहां पे वो ऐसे डायलॉग डिलीवरी करती है, मतलब लिटरली मैंने पॉन में से ज्यादा अच्छी डायलॉग डिलीवरी देखी है। और गवार और बदतमीज हो तुम। 6 महीने साथ नहीं रह पाते हम। थैंक गॉड तुम जा रहे हो। यार ये लोगों ने थिएटर में कैसे देखा होगा, मेरे से स्क्रीन पे नहीं देखा जा रहा। जॉर्डन इंडिया जाने के लिए एयरपोर्ट पर होता है, बट वहां से अचानक से बैक कर जाता है क्योंकि उसको हीर को गुड बाय बोलना है, जिसके लिए वो रात में इलीगली एंट्री ले लेता है उसके घर में और सायरन वायरन बज जाते हैं, पुलिस आ जाती है पूरी। जय गन लेकर घर के बाहर निकलता है और देखता है अरे ये क्या, ये जॉर्डन क्या कर रहा है यहाँ पे रात में। और इतने में हीर आती है बाहर और इसको देख के उसका क्रैश आउट हो जाता है कि साले तू मुझे चैन से जीने नहीं देगा, मेरे ससुराल वाले मेरे बारे में अब क्या क्या सोचेंगे गलत, जो कि मैं कर रही थी। और यहाँ पर एक बहुत ही हाई एफर्ट परफॉर्मेंस देने के बाद नरगिस के सारे एक्टिंग क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। पैदाइशी भीख मंगो, मेरे तवे में किसने मुंह तारे? और भाई क्या चल रहा है? मजा करके है तुम दोनों? हाँ, क्या मतलब है तेरा? इसका छोटा वाला हथौड़ा तेरे हाथ में था, मैंने देखा। क्या बोला तू? हाँ, एवेंजरों के बॉबी डॉल साले। उसने पकड़ा इसका हथौड़ा, तुझसे अपना मुंह मोड़ा, कहीं का भी तुझे नहीं छोड़ा, बार बार तेरा दिल तोड़ा, फिर भी तू इसके पीछे दौड़ा, क्योंकि तू है बहन माँ के मुंह पे पाद मारू। जॉर्डन पर लीगल चार्जेस लगते हैं और कोर्ट कचहरी होती है, याड़ा याड़ा याड़ा। बैक टू इंडिया उसको सेंड किया जाता है और यहाँ पर वो बदनाम हो चुका है फॉर इंट्रूजन एंड असॉल्ट के केस में और उसको कस्टडी में रखा जाता है इंडिया में भी। और फिर एक और गाना शुरू, साडा हक। तो गाने और विजुअल्स के थ्रू हम लोग को यही दिखाया जाता है कि जॉर्डन एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुका है, वो कस्टडी में है और उसकी एल्बम एक रिलीज होने वाली थी। तो ढिंगरा के दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है कि हमारा आर्टिस्ट कस्टडी में है, एल्बम रिलीज करनी है, इस पे तो मस्त मार्केटिंग हो सकती है, इसको करते हैं रिलीज। एल्बम रिलीज होती है, सुपर हिट। इस पूरे सीक्वेंस में साडा गाना चल रहा होता है और हमें दिखता है कि कुछ कुछ जगह पे सीन्स कट हो रखे हैं, फ्रेम होल डाल रखे हैं, ब्लर है, बैनर, और पूरे मूवी में ऐसे मतलब बहुत सारे अब्रप्ट कट। ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कट हुआ है और क्या ब्लर हुआ है, मूवी बकवास है। साडा खत्म होता है और फिर एक और गाना चालू हो जाता है। I just can't, भाई। I just can't। जॉर्डन कस्टडी से बाहर आ जाता है और शोज, काम, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करने की जगह वो दुनिया भर की सारी बकचोदी कर रहा होता है। ब्रॉथल में जाके गाने बजा रहा होता है, जहां से खटाना साहब को उसको उठा के लाना पड़ता है। और एट दिस पॉइंट तक ना तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है कि मतलब कर क्या रहा है कैरेक्टर, क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब जिस तरीके से ये एक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये जिस तरीके के कपड़े डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, ये भिखारी वाले कॉस्ट्यूम के पीछे क्या लॉजिक है, गले में इतना लॉकेट, हाथ में इतने बैंड्स और इतना शरीर में भंगार इसके क्यों टंगा हुआ है, कुछ नहीं पता चलता है। मतलब एक आर्टिस्ट का जो पर्सोना होता है उसके पीछे भी कुछ लॉजिक तो होता है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस कैरेक्टर को कूल दिखाना है, तो पहले इसका ड्रेसिंग सेंस मिलेनियल वाला था, अभी जेनजी वाला हो गया है। इंस्टेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट।
कुछ भी बहनचोद। गाने का एंड होता है, खटाना साहब इसको ब्रोथल से ढूंढ के लेके आ रहे होते हैं और इससे पूछते हैं कि तू साले ऐसे क्यों बिहेव करता है, जहां पे ये कैरेक्टर पहली बार खुद को मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि मैं ऐसे क्यों बिहेव करता हूँ, मेरे अंदर कीड़े काटते, जलन सी फील होती है मुझे, यही सब तो चाहिए था मुझे, लेकिन खुशी तो मिल ही नहीं रही। और इसी के बीच में अचानक से कटा जाता है क्योंकि राइटर के समोसे लिरिसिस्ट खा गया। यहां तक मूवी देखने के बाद भी मुझे कुछ फील नहीं होता है, ना स्टोरी के लिए ना कैरेक्टर के लिए। मेरे प्लेलिस्ट के बीच में ये रैंडम एस डायलॉग्स और मोन्टाजेस क्यों है मुझे नहीं समझ आ रहा था। और ऐसे ही फालतू में जॉर्डन के एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए ना एक और सीन ऐड किया गया जहां पर वो रिपोर्टर दीदी के साथ फिजिकल होने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाते, और रिपोर्टर दीदी ऑडियंस को एक्सप्लेन करने लगते कि मतलब जॉर्डन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। अच्छा, जॉर्डन भुला नहीं पा रहे हो ना उसको, जनार्दन झांकर किसी के प्यार में अंदर ही अंदर जल रहा है, क्योंकि ऑडियंस को तो समझ नहीं आने वाला है बिना एक्सप्लेनेशन के ये चीज, मजाक से हटके इसके ऊपर तो पक्का ब्रेकडाउन डिजर्व करता हूं मैं। इट्स जस्ट लेजी राइटिंग इन माय ओपिनियन कि आप विजुअली नहीं दिखा पा रहे हो कि एक कैरेक्टर अंदर से क्या फील कर रहा है, जबकि आप बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखा रहे हो मूवी में। आई डोंट नो ब्रो। फाइनली मूवी स्विच करती है हीर पर, जहां पर वो बेहोश होके गिर गई थी और हमें पता चलता है कि हीर को बोन मैनो ब्लाजा समथिंग मतलब कुछ तो है कि उसकी बॉडी रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर रही है और वो बेड पे पड़ी हुई है पूरे टाइम, और अपने हस्बैंड को फाइनली बताती है कि सॉरी बेब आई चीटेड, आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग एट दैट पॉइंट। टिपिकल लड़की वाली बकचोदी। और अब हस्बैंड भी क्या ही कर लेगा, और अकॉर्डिंग टू मूवी उसके हस्बैंड के साथ वो 2 साल और रहती है, जिसके बाद उसका हस्बैंड उसको इंडिया भेज देता है ताकि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो हीर इंडिया आई हुई है और बेड में पड़ी हुई है, और हमारे जॉर्डन भाई शोज वगैरह कर रहे हैं जहां पर मैंडी मिलती है उसको, हीर की बहन, और वो बोलती है कि यार दीदी को ज्यादा ही ब्रेन रॉट कर सॉरी जहां पर उसको मैंडी मिलती है हीर की बहन, और वो जॉर्डन को बोलती है कि दीदी को ज्यादा ही बेड रॉट कर रही है, आकर मिल लो उनसे। तो ये जाता है हीर से मिलने और इनके बीच में थोड़ी नोकझोंक होने लगती है कि मतलब क्यों आ गया तू यहाँ पे। तब तक हीर की मम्मी एंट्री ले लेती है और बोलती है कि साले प्राग में ये सब करके तुझे शांति नहीं मिला, मेरे घर में भी आ गया तू कुत्ते। तो जॉर्डन बोलता है देखो आंटी आप नहीं समझ रहे हो हमारा रिलेशनशिप ना, आप नहीं समझ पा रहे हो, ऑडियंस भी नहीं समझ पा रही है, हम लोग किसी को नहीं समझाएंगे, ये जो हम लोग के बीच में चल रहा है ना बढ़िया चल रहा है, आप चलने दो, ऐसे मत करो प्लीज। आंटी इतने में डॉक्टर को कॉल करके बुलाने लगती है। जॉर्डन भाई वापस रूम में जाते हैं, हीर को बोलते हैं कि ये लोग मुझे भगा देंगे, एक चुम्मी कर लेते हैं, बड़ी जल्दी से चुम्मी कर लेते हैं। हीर रेजिस्ट कर रही होती है, जॉर्डन भाई फोर्स कर रहे होते हैं और हीर बेड से उठ जाती है, और इतने में हो जाती है आंटी की एंट्री। आंटी बहुत चक्की हो जाती है कि अरे यार ये 2 महीने से बेड पे पड़ी हुई थी, अचानक से कैसे उठ गई। तो अब जॉर्डन को हीर के साथ टाइम स्पेंड करना है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। हीर और वो दोनों थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं आपस में। हीर चलने लग जाती है जो कि 2 महीने से बेड पे पड़ी हुई थी। उसकी मम्मी ये देख के शॉक हो जाती है, तो उसकी मम्मी अलाउ कर देती है कि ठीक है मतलब जॉर्डन के साथ आप टाइम स्पेंड कर लो। और फिर हीर की मेडिकल रिपोर्ट आती है जिसमें दिखता है कि उसके ब्लड काउंट इंक्रीज हो रहे हैं। हीर की मम्मी को लगता है ये जॉर्डन के साथ हो रहा है, तो वो दोनों को मतलब टाइम स्पेंड करने देते हैं आपस में। लेकिन हीर की मम्मी को नहीं पता है कि ये दोनों आपस में बहुत सारी चीजें करते हैं जो कि इनको नहीं करनी चाहिए। और खटाना साहब यहाँ पे पागल हो रहे होते हैं कि साला ये जॉर्डन कहाँ गायब हो गया, शोज वगैरह करने, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर रखे, जेल वेल हो जाएगी। तो खटाना अंकल को हीर के घर पे ये मिलता है और हीर को ये बताते हैं कि ये बहन का शोज वोज नहीं कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर रखे है। तो वो पूछती है नेक्स्ट शो कहाँ पर है, खटाना साहब बोलते हैं हिमाचल में। तो अब हीर को हिमाचल जाना है, वहाँ पे गंद मचानी है थोड़ी सी, और जॉर्डन भाई तो चलने के लिए रेडी है जहाँ भी हीर जाएगी। तो जॉर्डन और हीर हिमाचल जाते हैं, वहाँ पे इनको प्रेस वाले कवर कर लेते हैं, मतलब हीर दिख जाती है जॉर्डन के साथ, और जॉर्डन पब्लिक फिगर है। भाई इंटरनेशनली कक हो गया होगा इसका हस्बैंड, सोच के देखो एक बार। हीर की फैमिली ये सब न्यूज में देखती है और हीर को वापस बुला लेती है। तो हीर बोलती है जॉर्डन को कि तुम जल्दी से अपने शोज वगैरह करके मेरे पास वापस आ जाओ। तो वो घर चली जाती है, ये शो कर रहा होता है और घर में अचानक से ये बेहोश होकर गिर जाती है और उसकी मम्मी इसको डॉक्टर के पास लेके जा रही होती है। इतने में मैंडी को बोलती है कि जॉर्डन को फोन करके बुलाओ। जॉर्डन को फोन करके बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब हीर का चेकअप कर रहे होते हैं और पूछते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रेग्नेंट तो नहीं है ना। यहाँ पर आंटी जी का चेहरा बोल रहा है चुद गई गुरु। जॉर्डन अपने शो को छोड़कर वहां से निकलता है, हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ पे पुलिस उसका ऑलरेडी वेट कर रही है। वो पुलिस को बोलता है नहीं नहीं अभी नहीं जा सकते, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, मतलब चलते हैं। फिर वो जाता है, देखता है हीर को, हीर तो लमाउ डेड होने वाली है, मतलब कोमा में जा चुकी है। और मैंडी जॉर्डन को गरियाने लगती है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, तुमने दीदी को कोमा में पहुंचाया है, ये तुम्हारी वजह से है, तुमने उसे कोमा में पहुंचाया। मैंडी तुझे नहीं पता दिल बेचारा में तेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या होगा। सुशांत सर कैसे हैं? मैं भी आ रहा हूँ आपके पास। बस मूवी और ये वीडियो अपने एंड की तरफ जा ही रही है, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन,
एक अंडर एज क्रिमिनल जो कि क्राइम करके भागा हुआ है, उसके घर वाले उसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 नादान दरिंदे घर आजा नादान। और यहाँ पर नादान परिंदे प्ले होता है और हमें कुछ नहीं बताया जाता है कि पुलिस ने उसके साथ क्या किया, इसको जेल हुई नहीं हुई, कोर्ट कचहरी क्या हुआ जॉर्डन के साथ, हमें कुछ नहीं बताया जाता है। बट सॉन्ग के एंड में हमें विजुअली दिखाया जाता है कि नरगिस फाकरे फाइनली मर चुकी है, तो हम लोग उसको मरगिस फाकरे बोल सकते हैं। बहुत ही रैंडम है, आई डोंट नो इस पे मीम्स क्यों नहीं बने, लेकिन नादान परिंदे यार स्ट्रेंजर थिंग्स के एडी पे परफेक्टली फिट होता है। ओके, और नादान परिंदे खत्म होने के साथ मूवी खत्म नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे एक और गाना प्ले हो जाता है। तो ये थी पूरी मूवी की स्टोरी। अगर तुमने पहली बार मूवी की ये स्टोरी सुनी है तो इससे यार डिटेल में आई डोंट थिंक तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत है, जितना मैंने बताया। और अगर तुम इसके बाद भी मूवी देखना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा 2.5 घंटा तुम बर्बाद करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। पैसे दे के तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा ये देखना, फ्री में भी क्यों ही देखना यार। अगर तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है इस मूवी के बारे में तो इसकी प्लेलिस्ट सुन लो चुपचाप से। बाकी मेरा यही ओपिनियन है जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि गाने अच्छे हैं, रणबीर कपूर की बेस्ट परफॉर्मेंस है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, बट कहानी कहानी नहीं यार, मजाक नहीं यार। तो कहानी मुझे नहीं समझ आता है मूवीज या किसी भी मीडिया का इतना क्रेज ऑनेस्टली, ठीक है। तो हो सकता है तुम लोग मुझे इसलिए जज कर लो कि तू उस तरीके से नहीं देखता है जिस तरीके से हम देखते हैं। ऑब्वियसली मैं नहीं देखता उस तरीके से, मैं बस इंजॉय करना चाहता हूँ मीडिया को एज ए मीडिया। मैं अपनी पर्सनैलिटी किसी स्क्रीन पे दिखने वाले कैरेक्टर को नहीं बनाना चाहता हूँ। बाकी व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस मूवी? तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तुम्हें पसंद है नहीं पसंद है, तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया नहीं पसंद आया, ये वीडियो अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी, लाइक करो डिसलाइक करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ तो करो, ठीक है। और इसी के साथ आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है। मैं चला ए दिले मुश्किल देखने। बाय। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए।